देशवा लौट आजा माटी पुकारे तोहे अपनो देशवा अपनो देशवा अपनो देशवा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मन से अपने आप ही वो जो एक प्रोत्साहन होता है वो बरस रहा है शिवाय सर पे। बहुत ही सुंदर, शास्त्रीय, सरस और प्रस्तुति तो क्या कहें, कोई शब्द ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री भूप सिंह जी को मैं भूपेंद्र सिंह जी उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर कविता पाठ के लिए। भूपेंद्र सिंह जी, क्षमा करिए सर, थोड़ा नाम है मुझे। सम्मान और स्नेह से किसी भी नाम से पुकारे मुझे स्वीकार। सब एकत्र हुए हैं और साहित्य के प्रति समर्पित है। पहले भी हमने हिंदी के विषय के बारे में बात की और अपनी वर्मा के जी ने कहा कि हम अपनी पाठशाला देखते हैं, अपनी संस्कृति को पहचानने, अपनी भाषा के प्रति ध्यान दें। तो मैं हिंदी भाषा के उत्थान के ऊपर एक अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी पुस्तक पिछले वर्ष प्रकाशित हुई थी, इसका लोकार्पण तो नहीं हुआ था। यह क्षितिज के उस पार और तो उसमें एक कविता है परिमार्जन। नेतागण देते तो है भाषण हिंदी के उत्थान के आधार पर, विदीर्ण करते हुए किंतु उसे धनार्जन को साकार कर, कटुता प्रियता सन्निहित कर, लोगों को आकृष्ट करने के लिए आदर्शोल्लंघन कर, भारत को भ्रष्ट करने के लिए। आपको पीड़ा का अनुभव होगा, किंतु उससे उनका प्रयोजन क्या? स्वार्थ तो पूरा हो रहा, हिंदी का विकास हो न हो, जनमानस कृतार्थ तो हो रहा। प्रखर हिंदी आज साहस रहित निर्बल होकर आह रही है, उधर सरकार कागजी विकास के कार्यों को सराह रही है। यह प्रलय का प्रभंजन है, राष्ट्र को खंडों में विभक्त कर देगा, युगों में संचित सुसंस्कृत सुधा को क्षण में विषाक्त कर देगा। सजग हो जा भारतीय, सजग हो जा भारतीय, चेतना सुप्त होती जा रही है, गौरवमयी संस्कृति पीड़ित हो अब लुप्त होती जा रही है। अन्यथा भारत नहीं, चहुं ओर संस्कृति प्रदान मिलेंगे, प्रसून पंकज के नहीं, स्वार्थ ईर्ष्या के खिलेंगे। द्रष्टव्य न होगी जन प्रकृति, द्रष्टव्य न होगी जन प्रकृति, अनुगूंज भरी उन्माद भरी, श्रवण होगी अचीनी ध्वनियां, आतंक भरी सशंकित डरी। व्यतीत हो जाएगी 21वीं सदी, पर ये नेता भाषण ही देते रहेंगे। अथाह सागर का अंत न होगा, नौका ये खेलते ही रहेंगे। अविरत विकास न हो हिंदी का, अविरत विकास न हो हिंदी का, विमुखता अवरुद्ध तो हो, प्रयोग परिमार्जित न हो, परंतु शुद्ध तो हो। हिंदी के परिमार्जन हेतु तुम्हारे भीतर जागृति व्याप्त कर रहा हूँ और सुपरिणाम की आशा लिए कविता समाप्त कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर रचना श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत हुई है। अगली जो हमारी कवयित्री हैं श्रीमती रचना उनियाल, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी कि वह मंच पर आकर अपनी कविता प्रस्तुत करें। श्रीमती
रचना मुनियार जी, आपका स्वागत है। रचनाएं लिखना या गद्य लिखना, फिर उसका प्रकाशन करना। रचनाएं हम लिख लेते हैं पर प्रकाशन फिर भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो आज मैं ये रचना आपको ही समर्पित कर रही हूँ। आपने ये बोला कि आपकी जिया मंच को ये 1 वर्ष हुआ है, तो एक तरह से आपकी सालगिरह भी है और आपने अपनी पुस्तक का लोकार्पण भी किया है। तो दोनों ही भावों को आप लिखिए। मेरी छंद वो कविता है जिसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सालगिरह, ये सालगिरह, ये सालगिरह, ये सालगिरह, नहीं रहती इसमें कोई विरह। भावों के संचय का पूर्ण स्वरूप पाने तक, नियत अवधि संचित हो तब फिर काल की आने तक। ये पुनः जयंती रूप धारती, हर्षोल्लास को वारती। विगत कोश की किस्मतियों को, वर्ष वर्ष की उपलब्धियों को, सफलता का उद्घोष है करती, कहते सालगिरह। ये सालगिरह, ये सालगिरह। मानेगा तुम्हें प्राण शिल्प तो वो भी गहरा है। माँ की नाभ राजू सगला को काल सुनहरा है। प्रणय प्रवर्तन प्रेषित करने का हो जब आगम, या कवि कलिका के अर्पण का हो जगमग संगम। या आपको प्रश्न करें, या कवि कलिका के अर्पण का हो जगमग संगम। किसी संगठन उदय होने के क्षण को ये लिख दे। किरण ही मुखमंडल की कांति सवारती सुन। चंदासी शीतलदासी उर शांति विराजती सुन। भीतर बाहर के रूपों को वेग सुहाता है, तब प्राणी कहता सालगिरह हर साल मनाता है। तब प्राणी कहता सालगिरह हर साल मनाता है। ये सालगिरह, ये सालगिरह। अब इसका अंतिम बंद है। इच्छा को कविता है। सालगिरह की अभिव्यक्ति के माध्यम होते अनेक, धीरे धारणाएं कहीं होती, खुशियों का अभिषेक। दान ज्ञान जलसा विज्ञप्ति के भाव गगन जाते, पर उमंग के भी खुश होकर फिर आए गाते। प्रकट सुंदरी वर्ष के प्रकट सुंदरी की माला संग अगला बरस होगा। मिलन अवतरण या स्थापना काल सरस होगा। एक वर्ष के नव वर्ष में पुनः
निहिधार बहुल नयन मिलन कर ममता का छंद है। पुलक पुलक मातु चहक रही तक ग्रह फुलवारी है भाव का गयन है। चूम रही डाल डाल ठुमक दीवार चल सशमित का सुंदर अंजन पसंद है। ये आशीष परिवार है मुदित घर बार गगन में पाखी घर कुटुंब आनंद है। मंच को सादर प्रणाम। आप सभी को प्रणाम में करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे को बहुत बधाई और अच्छा लगा है कि सबसे नाइस चीज़ें हुई और खास की पुस्तक वीरांगनाएं चाहे वीरांगनाएं हो या वीर हो तो उन्हें जीवन में क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं और कैसे वो वीर बनते हैं उन्हीं चुनौतियों को लेते हुए जो है रोशन करना चाहता हूँ। और उसमें शीर्षक है यह भी जीवन है। कभी भूख को खाकर प्यास को पीकर उधर सिदर की आग बुझाना ये जीवन है। कभी डर को डराकर हार को हराकर हार की जीत का जश्न मनाना ये जीवन है। हार की जीत का जश्न मनाना ये जीवन है। कभी कभी कांटों की कोमल चुभन महसूस कर फूलों की चुभन चमन में मुक्त मकरंद सा गुनगुनाना ये जीवन है। चमन में मुक्त मकरंद सा गुनगुनाना ये जीवन है। अगली पंक्ति हमारे ईश्वर को और अध्यात्म से दोस्त क्या बोल सकते हैं। सुदूर संवेदन तक चार तारों से ये जो चंद्रयान से या आदित्यान से जो ये होता है सुदूर संवेदन से होता है रिमोट सेंसिंग से होता है और उसका जो अंतिम जो लक्ष्य है वो मानव कल्याण है और अध्यात्म का भी नहीं है। तो सुदूर संवेदन तक चार तारों से अंतरिक्ष अलग नजारों से जमीन के तारों से रमजाना ये जीवन है। जमीन के तारों से रमजाना ये जीवन है। कभी जड़ बनकर जमीन चीर कर जीवन जल खींच कर उस पलों की प्यास बुझाना ये जीवन है। उस पलों की प्यास बुझाना ये जीवन है। कभी दिलो दिमाग में समेट कर तूफान आंखों में बादल भीगी पलकों से मुस्कुराना ये जीवन है। कभी सुनकर खामोशी की आवाज सन्नाटे का शोर वीराने में कदम बढ़ाना ये जीवन है। वीराने में कदम बढ़ाना ये जीवन है। कभी महसूस कर जड़ की चेतना कभी महसूस कर जड़ की चेतना चेतना की जड़ता चित चैतन्य बनाना ये जीवन है। कभी चंद्र बंधन तोड़कर स्वराग सूर्य जोड़कर माँ भारती की आरती गुनगुनाना ये जीवन है। माँ भारती की आरती गुनगुनाना ये जीवन है। प्रीति करीब तिरंग भिरंग मिलाकर प्रीति करीब तिरंग भिरंग मिलाकर तन मन तिरंगा लगाकर हिंदी मन हिंद की माटी में फिर जाना ये जीवन है। हिंदी मन हिंद की माटी में फिर जाना ये जीवन है। जैसा कि बेगम और हम सभी शासन कार्य में जुड़े हुए हैं। हिंद देश है यहाँ सारे लोग जो भी है हिंदी है उससे तो प्रीति करीब तिरंग भिरंग मिलाकर तन मन तिरंगा लगाकर हिंदी मन हिंद की माटी में फिर जाना ये जीवन है। हिंदी मन हिंद की माटी में फिर जाना ये जीवन है। तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती प्रीति ईरानी जी को कि वो मंच पे आए और अपनी कविता पाठ करें। श्रीमती प्रीति ईरानी। मैं
काशी की शान हूँ मैं, पग पग पर कल्याण हूँ मैं हूँ सूखी लकड़ी बनी। कहते हो मैं बांस खोखली, कहते हो मैं बांस खोखली, किंतु बांसुरी भूल गए। कहते हो मैं बांस खोखली, किंतु बांसुरी भूल गए। मैं कृष्णा की अधरों की मुरली में हिलोले झूल गए। उस बंसी की तान हूँ मैं, उस बंसी की तान हूँ मैं, पग पग पर कल्याण हूँ मैं हूँ सूखी लकड़ी बनी। कहते हो निष्ठान मुझे, कहते हो निष्ठान मुझे, मैं राघव का वंदन हूँ, रघुनंदन के कांधे सजता पावन पुण्य सरासन हूँ। उस रघुकुल का मान हूँ मैं, उस रघुकुल का मान हूँ मैं, पग पग पर कल्याण हूँ मैं हूँ सूखी लकड़ी बनी। खाट बने या पाट बने, खाट बने या पाट बने या सिंहासन ठाट बने, हूँ हरी भरी तो जीवन है, फिर ऋषियों का कुछ आसन है, जीवन का वरदान हूँ। हृदयों में बसता प्राण हूँ मैं, पग पग पर कल्याण हूँ मैं हूँ सूखी लकड़ी बनी। सूर्य सरिता की धारा को नैया बनकर मैं पार करूँ, सूर्य सरिता की धारा को नैया बनकर मैं पार करूँ। डूब रहा हो चाहे तिनका, तब मैं बंदी पतवार हूँ, तब मैं बंदी पतवार हूँ। जीवन का वरदान हूँ मैं, जीवन का वरदान हूँ मैं, पग पग पर कल्याण हूँ मैं हूँ सूखी लकड़ी बनी। वेदों में वर्णित जो रथ है, वेदों में वर्णित जो रथ है, उस रथ का तो आधार हूँ मैं। वेदों में वर्णित जो रथ है, उस रथ का तो आधार हूँ मैं। वैद औषधि माने मुझको, रोगी का उपचार हूँ मैं, आशा का संज्ञान हूँ मैं, पग पग पर कल्याण हूँ मैं हूँ सूखी लकड़ी बनी। सावन में झूले परे डाली, सावन में झूले परे डाली, या हो शिशु का छोटा परिणाम। सावन में झूले परे डाली, या हो शिशु का छोटा परिणाम। वातायन हर घर की चौखट द्वार हूँ मैं, वातायन मेरा ठहरना, सुंदर सत्य प्रमाण हूँ मैं, सुंदर सत्य प्रमाण हूँ मैं, पग पग पर कल्याण हूँ मैं हूँ सूखी लकड़ी बनी, मैं हूँ सूखी लकड़ी। बहुत ही सुंदर रचना था। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री राही राज जी को कि वो मंच पर आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सर, आपका स्वागत है। पौधी या भोजन हो बनता है एक सलूट, आओ मेरा स्वागत करें। सच है
उसमें कुछ नहीं होगा। सच है। बहुत सुंदर सर। एडवोकेट अंजू, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्री मल्लप्पा इलियास सर जी को, मल्लप्पा इलियास सर जी को, कि वो आए और मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करें। कन्नड़ की कविता मैंने मैडम जी को पूछा, मैं कन्नड़ में कविता वाचन कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे कालचक्र, इस कविता में कालचक्र में मनुष्य का मन कैसा व्यवहार करता है। अटल जी कहते हैं आज मानव आसमान से उड़ रहा और पानी में तैर रहा, लेकिन मनुष्य बनकर इस धरती पे चल नहीं सकता। ऐसा विचार होते हैं कि कालचक्र कालचक्र कालचक्रदी मनुज मनसु तिरुगुತ್ತಿದೆ। जैसे मन है, मनस्सु ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ, ವಿಳಂಬಸಿದೆ, ಸಾಗುತ್ತಿದೆ। ಸುಳ್ಳಿನ ಬದುಕು ಡೋಂಗಿ ಮೋಸದಾಗರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ। सत्य अहिंसे शांति मंत्र जप तप योगव समाधिगೈದು ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯಾನಿಸಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ। ವಂಚಕ ಮನದಿ ಮುದುಡಿದೆ, ಭರವಸೆಯ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ಕಾಣದೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತಸ ಹೊಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ। ಸಂಬಂಧದ ಕಣ್ಣಿ ಕಳಚಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಗಣಿಯಾಗದೆ ಅನುಭಿ ಸಂತಸದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ। ಓದು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿನ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಸಿಗದೆ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ। बहुत सुंदर रचना सर, थोड़ी बहुत मुझे समझ आई लेकिन बहुत ही सुंदर था। अब मैं बुलाना चाहूँगी ये हमारे हैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगी कि मंच पर आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार। हेलो, आज एक बहुत ही छोटी सी बहुत ही सरल हिंदी भाषा में लिखी हुई कविता सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें बात हो रही थी शिक्षक व्यवस्थी, शिक्षकों की, शिष्यों की। तो मैं मानती हूँ शिष्य कभी खराब नहीं है। कभी कभी शायद हमें ही तरीके नहीं आते कि हम उन्हें अच्छी तरह समझा सकें। और हिंदी भाषा के शिक्षकों का उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा उन्हें जिसे कहते हैं ना मान सम्मान का कम होता है, लेकिन मैं फिर भी दुखी नहीं हूँ। और ये कविता मैंने शिक्षक दिवस पर ही अपने बच्चों को समर्पित की थी। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात बड़े गर्व से कहती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम समाचार पत्रों की सुर्खियों में नहीं आता, भले ही मेरे विषय को महत्व नहीं दिया जाता, फिर भी मैं हर जीवन का हिस्सा बनकर रहती हूँ। मैं भाषा की अभिव्यक्ति को सशक्त करती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात मैं बड़े गर्व से कहती हूँ। चाहे नहीं सिखाए हो मैंने
विज्ञान के बड़े बड़े फॉर्मूले, चाहे नहीं सिखाए हो मैंने विज्ञान के बड़े बड़े फॉर्मूले, राजनीतिक शास्त्र के दिलचस्प मामले, गणित की गणनाएं, जीव विज्ञान की संरचनाएं, सामाजिक विज्ञान की जटिल समस्याएं, इतिहास की ऐतिहासिक कथाएं। मैं कहानी कविता से नैतिक मूल्यों को प्रबल करती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात बड़े गर्व से कहती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। मैंने भी उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाया है। मैंने भी उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाया है। वर्णमाला से मीठी कहानी लिखना पढ़ना सिखाया है। मीठी तोतली बोली में कविता गुनगुनाना सिखाया है। मैंने उनके बचपन को सुरीला बनाया है। मैंने उनके बचपन को सुरीला बनाया है। मैं उनके जीवन में गीत संगीत भरती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात मैं बड़े गर्व से कहती हूँ। वही तोतली बोली आज दुनिया को उन्नति का संदेश सुनाती है। वही तोतली, क्योंकि मैंने नर्सरी से, हम लोग एयरफोर्स में हैं, जगह जगह हमारी पोस्टिंग होती है, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को हिंदी पढ़ाई है मैंने। हिंदी में नर्सरी के बच्चों को हिंदी तो नहीं पढ़ाते, लेकिन जिसे कहते हैं खेल लाइन सिखाना, हिंदी की इंग्लिश की सब सिखाते हैं। वही तोतली बोली आज दुनिया को उन्नति का संदेश सुनाती है। किसी न किसी मंच पर उपस्थित मेरा ही विद्यार्थी है। किसी न किसी मंच पर उपस्थित मेरा ही विद्यार्थी है। तो ये अपने हिंदी अध्यापिका यही देन है, मेरा ही विद्यार्थी है। दृढ़ आवाज में अपने स्वप्न को लक्ष्य बना रहा है। मुझे उसमें अपना गंभीर लहजा नजर नजर आ रहा है। मैं उसकी सफलता की कामना करती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात मैं बड़े गर्व से कहती हूँ। देखो मेरा विद्यार्थी मुझे गर्व करना सिखाता है। देखो मेरा विद्यार्थी मुझे स्वयं पर गर्व करना सिखा रहा है। उसी वर्णमाला से भारत का भविष्य बना रहा है। मुझे सिर्फ हिंदी की कहानी कविता पढ़ाना आता है। मुझे नन्हे बच्चों से बतियाने में ही संतोष आता है। मैं उनमें साहित्य सृजन की चेतना भरती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात मैं बड़े गर्व से कहती हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, यह बात मैं बड़े गर्व से अध्यापिका हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमें बहुत ही प्यार करते हैं और हमारी क्लास के लिए तरसते हैं। तो मैं अगली जो हमारी शो स्टॉपर हैं आज की, रीता सिंह जी, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आएँ और अपना कविता पाठ करें। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है ऐसा मेरा हिंदुस्तान। हर ओर रहे खुशहाली। कि इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी देश की आत्मा पहचान नहीं। क्योंकि मैंने 2 साल कर्नाटक वासी होते हुए जो लोग हिंदी पढ़ा रहे थे, उनकी पीड़ा को मैंने बड़े करीब से देखा है कि किस तरह से नेता आप
आपको अपने देश में ही बेगाना कर रही है। 2 साल से इस पीड़ा को मैं देख रहा हूँ। 2021 कर्नाटक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन, और चूंकि मैं कन्नड़वासी हूँ और मैंने हिंदी पढ़ करके सोचा चलो इस राज्य को देश की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, इसीलिए विषय हिंदी ले लिया और हिंदी को पढ़ाना शुरू किया। मेरे विचार में कहीं कोई कमी नहीं थी। आज से 20 साल 30 साल पहले और कुछ जैसे डिग्री कॉलेज में 6000 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। राजनीति एक ऐसा शतरंज है, एक एक चाल में मानवता की हत्या होती है, और उसके लिए इस समाज को खड़ा होना पड़ेगा। वक्त आ गया। बड़ी अच्छी कविता उपेंद्र जी बोल रहे थे, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। उनकी मातृभाषा पंजाबी है, गुरुमुखी लिपि है, और मैंने पंजाब के अंदर हिंदी का विरोध देखा है। थोड़ा और आगे गया, मैंने बंगाल के अंदर हिंदी का विरोध देखा है, मैंने गुजरात के अंदर हिंदी का विरोध देखा है। कर्नाटक में जो हो रहा है, खासकर जो शिक्षक है मेरे भाई बहन इस चीज को जान रहे हैं, तमिलनाडु शुरू से ही रहा है। मेरी विनम्र विनती है, निवेदन है कि देश की भाषा, क्योंकि वो जड़ है, और एक कविता किसी ने कही थी, जड़ से जुड़े रहने की बात सुनी थी मैंने भी। और भूमंडलीकरण की इस दौड़ में प्रयास है कि हम सबके जड़ को तोड़ दिया जाए, जड़ को काट दिया जाए। जैसे अगर कर्नाटक में कन्नड़ के साहित्य की चर्चा न हो, और ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, और शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय कैसे प्रवेश कर गया है, और पिछले भूमंडलीकरण के बाद की बात कर रहा हूं, हर किसी के घर में केबल टीवी के माध्यम से कैसे पाश्चात्य विचार प्रवेश कर गया है, ये आप सब जानते हैं। एक झुग्गी और झोपड़ी में हो सकता है रहने के लिए एक कमरा ठीक ठाक ना हो, ये इस चीज को गौर कीजिएगा, जाकर देखिएगा। किसी भी, मैं महलों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मिडिल क्लास से तो पीछे, देश की विचारधारा को तोड़ने का जो प्रयास भूमंडलीकरण के बाद शुरू हो गया है। आप हर झुग्गी झोपड़ी से लेकर के महलों तक टेलीविजन के माध्यम से, केबल टीवी के माध्यम से हर के घर में प्रवेश कर चुका है। मैं बड़ा चिंतित था। धारावी जैसे स्लम्स में रहने के लिए ठीक से मकान नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर झुग्गी झोपड़ी के ऊपर मैं देखा था सैटेलाइट टीवी लगा हुआ है। तो ये सैटेलाइट टीवी के माध्यम से किस तरह के विचार जा रहे हैं? ये पाश्चात्य विचार जा रहे हैं, जो कि हमें अपने जड़ से तोड़ रहा है, हमें अपने जड़ से निकाल रहा है। आज कर्नाटक के अंदर कन्नड़ मीडियम स्कूल बंद हो गए हैं, जो बहुत सोचनीय है, विचारणीय है, और जो इस तरह का मंच है, कम से कम आप साहित्य की उस धारा के माध्यम से देश को जोड़ने का प्रयास करें। तो इसे, इस लॉ को, साहित्य साधन मंच को मैं 2006-7 से जान रहा हूँ। बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं ज्ञानचंद नमक जी। सबसे अच्छा क्या लगता है, क्योंकि इनका कार्यक्रम लगातार संडे को महीने में होता रहता है, और उस कार्यक्रम में हिंदी ही नहीं, कन्नड़, उर्दू के भी लेखक और शायर आते हैं। ये आप देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम हर जगह होना चाहिए। बड़ी अच्छी कविता आपने कही थी हिंदी को लेकर के। ये सारी जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने अनुभव किया है। आप किसी भी बहुत बड़े स्कूल और कॉलेज में चले जाइए, वहां पे आपको कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इसका स्थान कहीं न कहीं नीचे नजर आएगा, और इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। आज जितने ऑटोनोमस कॉलेज है बैंगलोर के अंदर, जब मेरी मीटिंग शिक्षा मंत्री से हुई थी, तो उन्होंने कन्नड़ के नाम पर एक ऐसा वेद तैयार किया था कि अब सब कुछ एक कन्नड़ में ऐसा हो जाएगा। मैंने सवाल किया, कॉलेज का नाम दिया कि
इस ऑटोनोमस कॉलेज के अंदर डिग्री कॉलेज में कन्नड़ भी नहीं पढ़ाई जा रही है। व्हाट इज योर से? मैंने कहा अगर आप चिंतित हो, सबसे पहले कन्नड़ को लेकर चिंतित होना चाहिए आपको, फिर आप हिंदी पे आएंगे। मैंने कॉलेज का नाम दिया है, वर्तमान जो सुबह शिक्षा मंत्री रहे हैं, प्लीज डू विजिट टू दिस कॉलेजेस और देखिए कि डिग्री में क्या 2 साल और जब डिग्री 4 साल की हो गई तो क्या 3 साल कन्नड़ पढ़ाई जा रही है क्या? नोबडी इज कंसर्न। और उस समय इस तरह का मंच काम में आएगा जो आप देश की उस राज्य चेतना को जगाओगे। इसरो ने बड़ा अच्छा काम किया है, आगे भी करेंगे। विज्ञान है और विज्ञान का अपना क्षेत्र होता है, उसे नकार नहीं सकते, प्रशंसनीय है। लेकिन जब विज्ञान की बात भी हम कर रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि विज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए होता है, नो डाउट, एक्सेप्ट करते हैं हम। अब मेरा सवाल है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया था तो किसकी देन थी? विज्ञान की देन थी। जिस पायलट ने बम गिराया था, आपको पता होगा कुछ समय के बाद उसने आत्महत्या कर ली। उसके अंदर की ग्लानि, रिमोर्स, गिल्ट, ये साहित्य देता है। तो आप लोग कोई छोटा काम नहीं कर रहे। और मैं अपील करूंगा खास करके भारतीय भाषाओं को पढ़ाने वाले, आप बहुत बड़ा काम करें। जो कोई भी राज्य के अंदर कन्नड़ पढ़ा रहा है बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसे वो जगह नहीं मिली है। आपकी कविता में उस पीड़ा को मैंने देखा है, महसूस किया है, ये फैक्ट है। और कोई सरकार इसके बीच में ऐसा नहीं कि आपको सराहना करने की आएगी। दूसरा कारण क्या है? अर्थ का युग है। बाबू राणा भैया सबसे बड़ा रुपया, लेकिन रुपया एक सीमा तक ही टिकेगा, उसके बाद वो आपको इतना अशांत कर देगा, इतना बेचैन कर देगा, फिर आप उस शांति की तलाश में इसी साहित्य के बाद। तो इस शहर के अंदर जितने भी ऐसे मंच है, मैं निवेदन करता हूँ कि हिंदी में हो, कन्नड़ में हो, इस तरह की चर्चा और परिचर्चा लगातार होती रहनी चाहिए। और अपने घर में भी अगर भाषा को लेने की बात आए, मैं अगेन अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सबको आना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, शिक्षा नीति के तहत एक देश की भाषा बच्चा जरूर पढ़े। इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जो षड्यंत्र है उसका दूसरा लेवल, बच्चे लेते हैं 2 भाषा पढ़ना, 2 लैंग्वेज पढ़ना है भाषा, एक ले लिया अंग्रेजी और दूसरा ले लिया एडिशनल इंग्लिश। अब बेचारा कन्नड़ भी पढ़ने वाले नहीं है और बहुत ही गर्व से कहते हैं मैंने कन्नड़ नहीं लिया, कौन कन्नड़। इस सोच को तोड़िएगा, नहीं तो ये देश टूट सकता है, बिगड़ सकता है, अपने जड़ से गिर सकता है। और आज रीता सिंह, मैं इस किताब को पढ़ूंगा और कभी मौका मिला तो विस्तार चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, लगभग उस महाविद्यालय से 10-12 बच्चे तो डिफेंस में गए हैं अफसर, और प्राउड होता है कि जो लड़कियां डिफेंस में जाती हैं और फिर वो मिलने के लिए आते हैं और कहती है सर आज हम जो बने हैं हम शिक्षक के कारण बने हैं। और उसमें से कई बच्चे वर्दी में आना चाहते हैं और सलूट देना चाहते हैं, तो उससे मैं नमन करता हूँ कि चलो मेरा जो बैकग्राउंड डिफेंस का रहा है और मैं किसी भी राज्य में, कई राज्य में रह चुका हूँ, कभी भी मैं किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं हो पाता हूँ। भारत मेरे लिए सर्वप्रिय होता है और किसी का कोई भी कार्य जो इस देश को भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे तोड़ता है तो मुझे पीड़ा होती है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खासकर की जो किताब आपने लिखी है तो अच्छी किताब लिखी है। पन्ना था ये, मैं थोड़ी कविता पढ़ रहा था, आज मेरे मंच में गुरु बैठे हुए प्रोफेसर प्रेमी जी, आज से 30 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी से निकला हूं, यूनिवर्सिटी से पढ़ के। साथ में एक और थे है, और आप अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उनको पंक्ति मुझे याद आ रही है पन्ना था की, सिर दे दो सिर लाख उगेंगे, सिर दे दो सिर लाख उगेंगे, ये वीरों की धरती है। वो कुर्बानी की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक अगर सिर चला जाता है, एक बलिदान हो जाता है, इस भूमि की इतनी उर्वरता है कि लाखों वीर पैदा होते हैं। पन्ना को पढ़ते हुए मुझे वो बातें याद आ रही थी।
ये जो प्रयास आप लोगों का हो रहा है बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं चाहता हूं कि एक ऐसे साहित्य का सृजन हो देश की भाषा में जो बच्चों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को जागृत किए रहे, और जो साहित्य के 9 रस है उस रस की रसानुभूति कर सके, उस आनंद को ले सके। जैसे भी नानी बड़ी अच्छी बातें कह रही थी, वात्सल्य रस था उसके अंदर। तो जब आप रचना करते हो तो कोई ना कोई रस प्रधान होगा ही होगा। इसके अंदर पूरा का पूरा अगर कविता के माध्यम देखा जाए तो वीर रस होगा ही होगा। तो वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, वात्सल्य रस हो, करुण रस हो, रौद्र रस हो, ये सारा जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इसे पैसा रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसे इमारतें रिप्लेस नहीं कर सकती। तो जो लोग आज आप लोग जो संस्थाओं के माध्यम से जिस तरह के साहित्य का सृजन कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि ये देश की आत्मा है। और जब तक देश की आत्मा सुरक्षित है, जीवित है, ये वो जगह है जहां से चेतना जागृत होती है। तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों का भी प्रयास है भारतीय भाषाओं के माध्यम से साहित्य का सृजन करने का, और आपने मैं कविता चाहूंगा क्योंकि आपने हिंदी के बारे में लिखा है, और हिंदी के शिक्षक और कन्नड़ के शिक्षक जब लाइन में खड़े होते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा डिमोरलाइज है। इसके लिए नीति जिम्मेदार है, इसके लिए समाज जिम्मेदार है। हालांकि हकीकत वो नहीं है। आप बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। 2018 में हमारे कॉलेज में प्रपोजल आया था फ्रॉम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी शिक्षक दिवस के ऊपर कि एक शिक्षक का नाम चाहिए जिसे हम अवार्ड देना चाहते हैं। पूरे बैंगलोर में कुछ 10-12 कर रहे थे। तो मुझे आश्चर्य हुआ था कि उन्होंने मेरा नाम चूज कर, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, किसी विज्ञान किसी वाणिज्य के टीचर को चूज नहीं किया। तो इसीलिए मैंने कहा कि बच्चे हमारे क्लास का इंतजार करते हैं, तो हिंदी पढ़ाने वालों से ही निवेदन है कि सारी रस के अंदर समा करके आप उस चीज में लगे रहिए, क्योंकि आप एक ऐसे विषय को पढ़ा रहे हैं जिससे देश का निर्माण हो रहा है, जिससे मानवता का निर्माण हो रहा है। जब तक मानवता जिंदा है तब तक इस संसार को हम कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। कुल मिलाकर इस तरह की जब भी, क्योंकि पिछले 2 साल से कहीं जा नहीं पाया, क्योंकि जो वज्रपात भाषा के ऊपर हुआ था, जो राजनीति हुई थी, उससे लड़ना बहुत जरूरी था। और देश के संविधान को नमन करता हूँ, क्योंकि देश के संविधान ने कहा है कि सब बराबर है, बट राजनेता कभी बराबर रहने नहीं देंगे, आपको बांटेंगे, कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। तो क्यों नहीं हम क्लासरूम के अंदर ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो टूट ही नहीं पाए। खास करके मैं पढ़ाऊं केंद्रीय विद्यालय से, चंडीगढ़ में रहा, दिल्ली में रहा, गुड़गांव रहा, कानपुर रहा, लगभग अलग अलग जगह पे, नागपुर रहा, बैंगलोर के जलारी में रहा। तो वो जो ग्रुप तैयार होता है वो उसके अंदर राष्ट्रता इतनी भर जाती है, उसे भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे हो सकते हैं। खास करके जो हिंदी पढ़ा रहे हैं वो डिमोरलाइज ना हो, ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो कि कहलाता है जस्ट ये दिस इज द क्लास वी आर वेटिंग फॉर। ये एक ऐसी कक्षा है जिसमें हम मतलब विभोर होकर के पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं मैडम, चाहे क्लास आपका कितने बजे भी हो, क्योंकि मुझे अनुभव किया हो। मुझे क्लास दिया गया था 3 से 4 का, तब तक बच्चे आराम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, मैं सोचता था छोड़ दिया जाए। लेकिन मैंने पूरे 1 साल देखा था बीएससी के बच्चों को इंतजार करते रहते थे, 3 बज गया, 3:30 बज गया, जानबूझ के रूम में बैठा हूँ, किसी काम को कर रहा हूँ, इस चीज को टेस्ट करने के क्या मैं मेरी जरूरत है कि नहीं। और तब भी मुझे लगा कि नहीं, हम हिंदी पढ़ाने वाले, क्योंकि हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे होते हैं और राष्ट्र को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। सेम थिंग फॉर द कन्नड़ टीचर की कह रहा हूँ, जो देश की भाषा को पढ़ाते हैं वो पूरी तत्परता से पढ़ाइए। हो सकता है तो पैसा कम मिल रहा, कोई बात नहीं, और जो आनंद आपको आएगा, जो आपको परिणाम मिलेगा, वो सरिपय होगा। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं सबसे पहले बड़ी विडंबना इस देश की जो है, सब हिंदी की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उनके अपने बच्चे सब अंग्रेजी स्कूल।
और गर्व का अनुभव कीजिए, क्योंकि ऐसे कई घर परिवार को देखता हूँ जिनकी भाषा तो कन्नड़ है, बातें अंग्रेजी में करते हैं। और अगर इस चीज को हम लोग अपने अपने जहाँ भी ऐसी संस्थाएं बहुत सारी हमारे इस समाज के अंदर है, अगर देश की भाषा को हम नहीं प्रोत्साहित करेंगे और आप जैसे टीचर अगर नहीं करेंगे तो सरकार कभी नहीं करेगी इसको। और सरकार आने वाले समय में जो मेरी चिंता रही है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ रही है देश के अंदर, बहुत जल्दी 1-2 साल में आ जाएगी। और जब विदेश की यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आएंगी तो अंग्रेजी के साथ फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, चाइनीज ये सारी भाषाएं देंगी, क्योंकि उसे हिंदी से कन्नड़ सरोकार नहीं होगा। तो ये ऐसा मंच है जो देश की भाषाओं को सशक्त करेगी। और खास करके आप जैसे टीचर अगर रहेंगे तो हिंदी कभी सुख नहीं सकती है, कन्नड़ कभी जा नहीं सकती है। और अपने देश में अपनी भाषा के माध्यम से आप लोग देश का निर्माण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया, मुझे सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सर। और आपकी जो बातें हैं वो चिंतन मनन की हैं और हम जरूर इन पे चिंतन मनन करेंगे और कोई ना कोई इसका उपाय सामने लेके आएंगे। अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद महापात्र जी का अभिनंदन करना चाहूँगी कि वो मंच पर आए। समय बहुत हो रहा है, सबकी कविताओं को टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं, अब समय नहीं रहता है जो किया गया। मैं सीधे अपनी कविता पढ़ता हूँ और अंतिम कवि के रूप में हूँ तो आप लोगों की खुशी भी मैं समझ सकता हूँ। 4 पंक्तियों से जुड़ता हूँ। सहरा में कोई फूल खिला कर तो देखिए, सहरा में कोई फूल खिला कर तो देखिए, सहरा में कोई फूल खिला कर तो देखिए, दुश्मन से कभी हाथ मिला कर तो देखिए। और मंदिर की न दरकार न मस्जिद की जरूरत, मंदिर की न दरकार न मस्जिद की जरूरत, मंदिर की न दरकार ना मस्जिद की जरूरत, पानी किसी प्यासे को पिला कर दो। और मित्रों, जैसा हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि आज देश की हालत क्या है, और हमारे विनय जी ने तो पूरी हालत आपके सामने रख दिया कि आज हमारी भाषा और देश की हालत से गुजर रहे हैं। और हम दर्द की बात करते हैं, पीड़ा की बात करते हैं। अगर पीड़ा और दर्द की बातें न हो तो हम विकास नहीं कर सकते। तो आज भारत माँ के दर्द की बात मैं करता हूँ कि भारत माँ को कब पीड़ा होती है। ऐसा नहीं कि आज देश थोड़ा उन्नति कर रहा है, भारत माँ को पीड़ा नहीं हो रही है। आज भी जब कोई किसान आत्महत्या करता है तो भारत माँ को पीड़ा हो रही है। आज भी जब किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिलती है और घर जाकर के अपने माँ बाप के छाती से लगकर रोने लगता है तो भारत माँ को पीड़ा होती है। आज भी जब कोई पैदा हुआ बच्चा, नौजवान बच्चे को दूध नहीं मिलती है तब भारत माँ की पीड़ा होती है। और तब क्या होता है, तब समय ठहर जाता है। उसी ठहरे हुए समय की बातें मैं आपके सामने करूँगा। नंद जी ने समय के मूल्य को बताया, मैं समय के ठहरने की बात करता हूँ। और समय ठहर गया गुमसुम सन्नाटों में, बिक बिक के हाथों में, टुकड़ों में टूट टूट कौन कहाँ किधर गया, और समय ठहर गया। और भारत माँ की पहली पीड़ा देखिए, जहरीले नागों से आबाद होती है, कैसी ये बस्ती है अजगर सजोती है, राजा की रानी तो महलों में सोती है, राजा की रानी तो महलों में सोती है, अंधे गलियारों में भारत माँ रोती है, सागर में
जोश में टुकड़े हजार हुए, जितने लुटेरे थे यारों के यार हुए। नोच नोच खाने के जुर्म बार बार हुए, नोच नोच खाने के जुर्म बार बार हुए। सोने की चिड़िया के पंख तार तार हुए। पथरीले दांतों से उपवन को उतर गया और समय ठहर गया, और समय ठहर गया, और समय ठहर गया। माटी कलंकित है, अभिशाप अंकित है। बहुत सारे लोगों ने इसी माटी पर अंकित किया है, और नेता लोग तो जैसा विनय जी ने कहा आज भी कर रहे हैं कि माटी कलंकित है, अभिशाप अंकित है। झूठे दिलासों का विश्वास शंकित है। इज्जत है मोहताज ऊंची दुकानों की, इज्जत है मोहताज ऊंची दुकानों की। मानवता नाच रही नंगे इंसानों की। लगता है सन्नाटा, लगता है सन्नाटा, चीखों पे पसर गया और समय ठहर गया, और समय ठहर गया, और समय ठहर गया। मित्रों, अब आपके अपने घर लेके चलता हूँ, और लगे कि यहाँ ये आपका घर है तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि रोती है दीवारें, गलियारे रोते हैं। रोती है दीवारें, गलियारे रोते हैं। आंगन के धुएं में अंगारे रोते हैं। दरवाजा सूना है, गम इसका दूना है। दरवाजा सूना है, गम इसका दूना है। खिड़की के पास पड़ा घायल एक कोना है, और दस्तक का एतबार, दस्तक का एतबार चौखट पे बिखर गया, और समय ठहर गया, और समय ठहर गया, और समय ठहर गया। और कहता है प्रश्न भी लेकर आपके सामने आती है कि फूल अगर कोमलता छोड़ दे तो क्या होगा। हम कभी इस विषय पर नहीं सोचते कि क्या होने वाला है। फूल अगर कोमलता छोड़ दे तो क्या होगा। चांद अगर शीतलता छोड़ दे तो क्या होगा। और बचपन जो चंचलता छोड़ दे तो क्या होगा। बचपन जो चंचलता छोड़ दे तो क्या होगा। और गीत अगर व्याकुलता छोड़ दे तो क्या होगा। और दर्द बड़ा जालिम है, घावों में उतर गया, और समय ठहर गया। और गीत आखिरी बन देता हूँ कि लटकी है गर्दन जो नंगी तलवारों पे, लटकी है गर्दन जो नंगी तलवारों पे। आएगा इंकलाब लिख दो दीवारों पे, आएगा इंकलाब लिख दो दीवारों पे। अब भी गुल बजाना है, खून में नहाना है, और देश के गद्दारों को देश से भगाना है। लेकिन स्थिति क्या है कि दीप चला जलने को, दीप चला जलने को, जलने से मुकर गया, और समय ठहर गया, और समय ठहर गया, और समय ठहर गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं गीता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ किताब के लिए, और मुझे इस कार्यक्रम में कुछ कहने का, कुछ पढ़ने का, अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए, और आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ सर आपने हमें सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती रचना मियाल जी को कि वो मंच पर आए। मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और आपका सम्मान करें। श्रीमती रचना मियाल जी।
श्री राधे श्याम यादव जी को कि वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री राधे श्याम यादव जी कृपया मंच पे आइए और अपना सम्मान ग्रहण कीजिए। अच्छा, फिर मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती प्रीति राही जी को। श्रीमती प्रीति राही जी एंड श्री राही राज जी। श्रीमती प्रीति राही, श्री राही राज जी के जोरदार तालियां। मैं बुलाना चाहूंगी श्री राही राज जी को कि वो स्थान ग्रहण करें और अपना सम्मान। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी श्री सूबेदार राम स्वरूप जी को। अच्छा, श्री मलकप्पा अलियास जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी कि आप मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री मलकप्पा अलियास जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी को। हम आप मंच पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। अब मैं श्रीमती शरद को बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती शरद। जोरदार तालियों से श्रीमती शरद का स्वागत है। सबका सुनी ना। आपने हमारा समय नहीं दिया, ये दिएंगे आपने। अब मैं मंच पे श्रीमती माधुरी श्री सागर जी को बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती माधुरी श्री सागर। मैं श्रीमती मेघना को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। मैं रीता सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर। रीता सिंह मैम, आप मंच पे आए और सम्मान करें। आइए। रीता सिंह जी
और उनके सौजन्य से ही आज का कार्यक्रम संपन्न हो गया। उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। क्योंकि उनकी अथक प्रयास और उनके मेहनत का ये नतीजा है कि आज हम सारे यहाँ एकत्रित हुए, सारे मिले और ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। तो उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। मेरी पत्नी का सम्मान आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही डर है कि इनको इसकी आदत न लग जाए। हर जगह मैं लेके जाता हूँ उनको। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं हमारे जो विशिष्ट और वरिष्ठ जन थे जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। अपनी टेक्निकल टीम का जिन्होंने सभी तरह के आने वाले समय में YouTube में आप हमारा सारा कार्यक्रम देख सकते हैं और जो कार्यक्रम की तस्वीरें हैं वो भी हम जल्दी से आप तक पहुंचा देंगे। तो हमारी टेक्निकल टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे जो हाई टी के लिए हमारे शेफ रिचर्ड ने जो प्रयास किए वो चले गए हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए माधुरी मैम, मेघना मैम, रीता मैम और उनके परिवार के सभी सदस्य जो उनके लिए हर स्थान पर उनके लिए खड़े हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस तरह से आज का कार्यक्रम हमारा संपन्न होता है, इसी आशा के साथ कि एक और अच्छे कार्यक्रम में हम सभी का मिलन होगा। धन्यवाद। और कार्यक्रम का अंत वंदे मातरम से हम करेंगे, तो सभी जो है अपने अपना स्थान ग्रहण करें और स्थान पे खड़े होंगे। वंदे मातरम मेरे साथ। वंदे मातरम, वंदे